ये तो एक बड़ी दिलचस्प सी बात है हमारी लाइफ की कि 42 में मैंने मैट्रिक किया, तो 41 में मेरे वालिद की डेथ हो गई थी। तो घर की जो जिम्मेदारियां थी सारी मुझ पे आ पड़ी, तो मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ी और कारोबार की तरफ आना पड़ा। तो ज़ाती तौर पे इतना बड़ा कारोबार था नहीं, तो मैंने प्रेस में बतौर कंपोजिटर मुलाजमत कर ली। तो उसमें यह था कि इंग्लिश में, उर्दू में, पर्शियन में, हिंदी में और गुरमुखी में 5 ज़बानों में मैंने काम शुरू किया। लेकिन वो उस दौर में तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी, तो फिर साइड बिजनेस के तौर पे मैंने बुक स्टॉल का काम शुरू किया। सिनेमाज के अंदर बुक स्टॉल है। तो जब सिनेमाज में बुक स्टॉल लिए और मेरे पास फिल्मी पर्चे आना शुरू हुए, लाहौर से भी, दिल्ली से भी, बॉम्बे से भी, तो उनको पढ़ना और डेली फिल्म देखनी, तो वो एक ज़ाहिर है, तो उसमें लिखने का भी शौक़ पैदा हुआ। और देखने का तो ये था कि हम एक एक शॉट को देखते थे कि ये डायरेक्टर ने कैसे काम किया है, कैसे नहीं किया। तो फिर 47 में माइग्रेट करके हम इधर आ गए लाहौर में। तो इत्तेफाक ये हुआ कि लाहौर में हमें जो जगह मिली रहने के लिए, काम करने के लिए, वो लक्ष्मी चौक में मिली। और लक्ष्मी चौक ऐसी जगह है जो पूरे पाकिस्तान में फिल्म का जो है एक गढ़ है। तो अब मैं 47 से लेकर आज देख लीजिए 2002 हो गया, तो मैं लक्ष्मी चौक से मुंसलिक हूँ। रॉयल पार्क में जहाँ फिल्म का बिज़नेस होता है, तो सारा मेरी नज़र के सामने बना। बेतहाशा लोग आए और चले गए, बेपनाह अदारे खुले नए और बंद हो गए। तो यहीं से शौक़ हुआ कि मैं क्यों ना ऐसा रिकॉर्ड बनाऊं जिसमें हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की पूरी डिटेल हो। तो 66 में मैंने पहली किताब निकाली पाकिस्तान फिल्म डायरेक्टरी के नाम से, जो 47 से 66 तक की फिल्मों के लिए थी। तो उसका ये हुआ कि मुझे काफ़ी हौसला अफजाई हुई ट्रेड की तरफ से। तो फिर मैंने हर साल वो बुक निकालनी शुरू कर दी, 67, 68, ये वो सब। तो जब ये सिलसिला बढ़ता गया, तो फिर मैंने जब 25 साल कंप्लीट हुए हमारी इंडस्ट्री के, तो फिर मैंने 25 साल की कंप्लीट एक निकाली। उसमें मैंने तमाम डिटेल सारी इस तरीके से, फिर 30 साल की, फिर 31 साल की, फिर गोल्डन जुबली आ गई। तो गोल्डन जुबली में मैंने जितनी भी डिटेल थी, चूँकि हमारी इंडिया की जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, वो हमारी मदर इंडस्ट्री है, तो इसलिए हमने उसको पहली बोलती फिल्म से लेकर 47 तक तो इंडिया का मुकम्मल रिकॉर्ड हमने इकट्ठा किया। और 47 से 2000 तक हमने पाकिस्तान का इकट्ठा किया। तो वो मैंने प्लैटिनम जुबली फिल्म डायरेक्टरी के नाम से निकाली थी। और अभी ये है कि मैंने नया शुरू किया हुआ सिलसिला, वो मिलेनियम फिल्म डायरेक्टरी के नाम से। तो उसमें मेरी कोशिश है कि मैं इंडिया और पाकिस्तान की तमाम फिल्में जो हैं वो सारी उसमें जमा करूं, और जितनी भी अहम शख्सियात हैं मुंसलिक हमारी इंडस्ट्री के साथ रही हैं इन सालों में, उनके थोड़ी बायोग्राफी तस्वीर के साथ वो मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, जो इंशाल्लाह जून तक मार्केट में आ जाएगी। तो अच्छा, आपका वालिद का कोई ताल्लुक था फिल्मों से जो आपने? नहीं, मेरे वालिद का ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल नहीं था, और ना ही आगे मेरा एक बेटा है, ना ही उसका कोई ताल्लुक इससे है। वो बाप भी मौलवी टाइप के आदमी थे और बेटा भी मौलवी है। लेकिन ये है कि मैंने अपनी सारी लाइफ जो है वो इसी पे ख़त्म की या कर रहा हूँ। तो एक जज्बा ये भी था कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में
दुनिया भर में कोई मालूमात का ज़रिया नहीं है, ना ही हमारी गवर्नमेंट ने, NABDAC ने या प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने या किसी और एसोसिएशन ने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो एक जज्बा था दिल में कि इसको किया जाए, तो इसका फ़ायदा भी हुआ कि पूरी हमारी आने वाली नस्ल को ये सारा रिकॉर्ड जो है वो बना बनाया मिल गया। तो जब तक ज़िंदगी है तो इंशाल्लाह वो सिलसिला चलता रहेगा। जब मैंने फिल्म जर्नलिज्म में शामिल हुआ तो मेरे सामने एक आइडियल था सैयद अताउल्लाह शाह हाशमी। वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे और बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे फिल्मों में। तो वीकली अदाकार के नाम से उनका पर्चा निकलता था, उसको पढ़ पढ़ के उसमें लिखना मैंने शुरू किया। तो दाज हुई 47, 48, 49 में। तो उसके साथ साथ मैंने सैयद इम्तियाज़ अली ताज थे, राइटर थे बहुत बड़े पाकिस्तान के, तो उनके साथ मैंने बतौर कॉपी होल्डर काम शुरू किया। उससे मुझे स्क्रीन प्ले लिखने का ढंग आया। दूसरे ये हुआ कि जब फिल्म चलती थी सिनेमा में तो यहाँ चंद शॉप्स ऐसी थी जो उन फिल्मों की बुक्स छापते थे। तो बुक्स लिखने के लिए उनको कोई आदमी चाहिए था। तो मैं क्या करता था कि फिल्म देख के पर्दे पे देखते हैं, साथ साथ लिखते जाते हैं। तो उसका 25% के करीब सिलसिला जो था वो आ जाता था उसमें। तो उससे ये हुआ कि स्क्रीन प्ले लिखने का अंदाज मुझे आया इम्तियाज़ अली ताज साहब से। उनके लिखे हुए स्क्रिप्ट जो थे वो मैंने पढ़े, मेरे हाथों से निकले। तो फिर शौक़ हुआ कि मैं अताउल्लाह शाह हाशमी की तरह प्रोड्यूसर भी बनूं। तो चूँकि उस दौर में कुछ आसानियाँ थी। एक तो ये था कि तल्लुकात बड़े काम आते थे, अदाकार जो थे वो बड़े कोऑपरेटिव थे, उनमें अभी कमर्शलिज्म नहीं आया था। इस तरीके से स्टूडियो ओनर थे, वो हमें क्रेडिट पे रॉ मटेरियल दे देते थे और स्टूडियो फैसिलिटीज़ दे देते थे। तो हमें जो खर्चा करना पड़ता था वो यही था कि जो डेली वेजेस का जो खर्चा है। तो आप हैरान होंगे कि जिस दौर में मैंने पहली पिक्चर बनाई है उसका नाम था मुमताज़ 58 में। तो उसमें मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था, उससे तजुर्बा हासिल हुआ। फिर मैंने 61 में अपनी जाती फिल्म प्रोड्यूस की मंगती के नाम से। तो आप हैरान होंगे कि उस दिन उस दौर में डेली वेजेस का जो खर्चा होता था वो एंटरटेनमेंट का, आने जाने का, तो 15-20 रुपए से ज़्यादा नहीं होता था। आजकल तो बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो आप हैरान होंगे कि जब मैंने पिक्चर कंप्लीट की है तो आगा ये गुल ने मुझे बुलाया, कह लगा भाई आपने ये पिक्चर कैसे कंप्लीट कर ली, आपका तो टोटल स्टूडियो का बिल ही 5,000 का बना। बड़े हैरान हुए कि इतने कम पैसों में तुमने ये काम कैसे किया। तो उससे ये है कि पिक्चर बाहर जब आई तो उसने, उस वक्त इंडिया फिल्मों का दौर था, तो सामने बंगला लगी और बड़ी बड़ी फिल्में लगी। बहरहाल उसने हमें इतना ज़्यादा बिजनेस तो नहीं दिया लेकिन नाकाम भी नहीं हुई। तो उससे ये हुआ कि हौसला हुआ। फिर मैंने शोला और शबनम के नाम से पिक्चर शुरू की, लेकिन वो प्रोजेक्ट मैंने सारे का सारा एवरेडी पिक्चर को दे दिया। फिर ऊंची हवेली के नाम से मैंने एक पिक्चर प्रोड्यूस की, वो 71 में रिलीज़ की थी। तो उसी दौर में ख्याल आया कि हम डिस्ट्रीब्यूशन अपना शुरू करें, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए। तो डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने रिलीज़ की है दुल्हन रानी के नाम से, शहीद शौकत हुसैन रिजवी की पिक्चर थी। तख्त और ताज के नाम से एक पिक्चर थी, वो रिलीज़ की। अनजान रिलीज़ की। तो इस तरीके से, लेकिन ये है कि फिल्म चूँकि कोई कामयाब नहीं गई, इसलिए मैंने कमाया कुछ नहीं सवाए तजुर्बे के। तो अब ये है कि अब टोटली तौर पे मैंने अपना जर्नलिज्म में आ गया हूँ। तो वीकली निगार पर्चा निकलता है कराची से, जो पाकिस्तान का सबसे पुराना पर्चा है फिल्म के मामले में। तो उसमें मैं मुस्तकिल उसका ब्यूरो ऑफिस का इंचार्ज हूँ। तो पहले 25-26 साल उसमें लिखता भी रहा। तो ये ज़रूर हुआ कि सैकड़ों शागिर्द मेरे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं मुख्तलिफ पर्चों में। हॉलीवुड की फिल्मों में ब्लैक एंड वाइट दौर तक तो कुछ रहा हमारा सिलसिला, लेकिन उसके बाद मैंने इतना इंटरेस्ट लिया
ज़्यादातर मैंने इंडियन और पाकिस्तानी फिल्में ही देखी जी हैं। तो इंडियन भी 70 तक, उसके बाद फिर वो भी, क्योंकि फिर कहानियाँ ही ख़त्म हो गई हमारे यहाँ भी और उधर भी। तो इसलिए हमें 2 सीन देखने के बाद अंदाज़ा हो जाता था कि क्या कहानी होगी। फैमिली का रिएक्शन कोई अच्छा नहीं था, इसलिए कि तमाम हमारी जो फैमिली है, शेख फैमिली है, जी वो सारे के सारे कारोबारी हैं। ज़्यादातर कपड़े का, जूते का, चमड़े का, इनका हमारा कारोबार था। तो मेरे वालिद भी कारोबार ही करते थे, मैं भी कारोबार में ही जाता अगर वो ज़िंदा रहते। तो लेकिन ये है कि हमारी फैमिली ने इसको कुछ अच्छा नहीं समझा। हमें बड़ी बच्चियों के रिश्ते के सिलसिले में प्रॉब्लम्स हुई, सिर्फ इसलिए कि मेरा ताल्लुक़ फ़िल्म लाइन से था। हालांकि मैंने पूरी ज़िंदगी बड़ी नीट क्लीन गुजारी है, कोई शख्स मेरे करैक्टर पे उंगली नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि एक साइकोलॉजिकली एक इफ़ेक्ट जो है इस लाइन का ओवरऑल वो अच्छा नहीं है। या क्या नहीं, उस दौर में ये था, पहली बात तो ये है कि जितने भी फिल्म मेकर थे सारे के सारे तजुर्बेकार लोग थे और उनका मकसद पैसा कमाना कम था, अच्छी फिल्म बनाना ज़्यादातर सोचा जाता था। तो उसमें कहानी के लिए भी बोर्ड बैठता था, कम से कम 2-3 आदमी लाजमी होते थे राइटिंग डिपार्टमेंट में। तो वो जो चीज़ आती थी बहस मुबाहिसा के बाद आती थी। फिर ये है कि एक सब्जेक्ट ज़रूर होता था कहानी में कि किस मौजू पे हमने फ़िल्म बनानी। ये नहीं देखते थे कि ये कामयाब जाएगी या फ्लॉप जाएगी, ये देखा जाता था कि फ़िल्म अच्छी होनी चाहिए। तो यही सूरत सी अदाकारों की कि वो अपने नाम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस करते थे कि उनका नाम है। अब अगर अलाउद्दीन साहब थे तो वो अलाउद्दीन को लेके अगर उनसे हमने काम नहीं लिया तो ये हमारी बेवकूफ़ी थी। तो अलाउद्दीन या मोहम्मद अली थे या संतोष कुमार थे, जितने भी पुराने लोग थे, तो वो अपने नाम के लिए अच्छा काम करते थे। तो 70-75 तक मैं समझता हूँ कि जब तक वो फिल्म मेकर्स जो थे जिंदा रहे, जैसे उसमें डोमजद अहमद थे, शरीफ नैयर साहब थे, अनवर कमाल पाशा थे, नज़ीर अजमेरी थे, SM यूसुफ थे। तो उसके बाद फिर अनवर कमाल पाशा के शागिर्दों में आ जाएं आप, उसमें सैफुद्दीन सैफ आ जाते हैं, सुलेमान आ जाता है, हसन तारक आ जाता है, जाफ़र मलिक थे, खलील कैसर थे। तो सारे के सारे जो थे उनका चूँकि उन्होंने अच्छे तरीके से सीखा था काम, इसलिए उनका भी नुक्ता नज़र यही था कि अच्छा सब्जेक्ट हो और अपने नाम के लिए अच्छी फिल्म बनाई जाए। नहीं, पैसों के बारे में कोई सोचता ही नहीं था कि हमारी फिल्म जब अच्छी फिल्म बनेगी तो ज़ाहिर चलेगी भी जी। लेकिन उस दौर में एक बात थी, एक तो ये है कि हमारे पास सर्किट था, ईस्ट पाकिस्तान भी था। तो उसमें यह था कि हमारी फिल्मों की जो लागत थी ना, वो 3-4 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं थी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर की। और ये 3-4 लाख रुपया जो था बिफोर द रिलीज ऑफ द पिक्चर हमें मिल जाता था। लेकिन जब लागत ज़्यादा शुरू हुई और उधर ईस्ट पाकिस्तान भी ख़त्म हो गया, सर्किट चला गया हमारे पास से, फिर उस दौर में एक बात और थी कि इंडियन फिल्मों के साथ हमारा मुकाबला था। हमारी फिल्म क्वालिटी वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो थी वो हमारी उनसे अच्छी होती थी। और आप देखें कि थ्रू आउट दी वर्ल्ड 1970 तक हमारी ब्लैक एंड वाइट फिल्में चलती रही। फिजी आइलैंड तक तो हमारी फिल्में जाती रही, छोटा सा जजीरा। तो ये तो जब यहाँ कॉपी सिस्टम शुरू हुआ, उसका एक हमें ड्रॉबैक हुआ कि हमारी फिल्में बाहर जाना जो थी वो बंद हो गई। उसका असर हुआ साइकोलॉजिकली कि हम तो ये ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये कॉपी पिक्चर है, ये हम नहीं चलेगी, बाहर जाना बंद हो गई। तो ये सारी बिल्कुल आके सिलसिले ऐसे हुए कि इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंचा इससे। देखिए सूरज, ये है कि हमारा जो इब्तदाई दौर था ना, यानी 48 से 52 तक, वो तो इब्तदाई दौर था, उसमें तो वो एक तजर्बा चल रहा था। लेकिन उस पर भी आप देखें कि फेरे लारे, दो आंसू, अच्छी फिल्में बनाई गई। दुपट्टा, जो फिल्म मेकर थे उन्होंने अच्छी फिल्में बनाई। उसके बाद दौर आ गया हमारा कंपटीशन का इंडिया के साथ,
उसमें खुर्शीद अनवर साहब का ग्रुप आ गया, मसूद परवेज़ थे, इन्होंने इंतज़ार, कोयल वगैरह फिल्में, अच्छी फिल्में बनाई। तो ये है कि हम उस दौर को गोल्डन एज कह सकते हैं कि उस दौर में जितनी फिल्में भी बनी हैं क्वालिटी वाइज कम से कम बहुत अच्छी बनी है, अच्छे कैमरामैन थे, सब कुछ ठीक ठाक था। ये जो हमारे यहाँ गड़बड़ हुआ ना काम, ये असल में कुछ सेंसर बोर्ड की भी इसमें आ जाती है बात कि भुट्टो दौर में आके जो हमारा सेंसर बोर्ड था एकदम चेंज हो गया। पहले सेंसर बोर्ड जो था वो उसमें ब्यूरोक्रेट होते थे, बड़े बड़े आला अफसर होते थे, हर अच्छे महकमे का अफसर होता था, महकमा तालीम के लोग थे, प्रोफेसर्स थे, तो वो हर लिहाज से पिक्चर को जज करते थे कि किसी भी सीन का पब्लिक के ऊपर क्या रिएक्शन होगा। भुट्टो दौर में आके ये हुआ कि सेंसर बोर्ड एकदम चेंज हुआ, तो उसमें अवामी दौर के लोग आ गए, स्टूडेंट लीडर आ गए, MPAs वगैरह आ गए, और ऐसे टाइप के लोग, जर्नलिस्ट भी यानी ऐसे आ गए, तो उन्होंने रिलीफ दिया पिक्चरों को। तो उस दौर में आके फिर ख़तरनाक और खौफनाक टाइप की फिल्में बनना शुरू हो गई, नंगे डांस शुरू हो गए। तो वो फिल्में जो उससे पहले जिनको फैमिलीज़ बड़े शौक़ से देखती थी, वो फैमिलीज़ का आना जो था वो बंद हो गया। और वो कहते हैं ना, मरे को मारे शामदार, ऊपर से सुल्तान राय की एक आध फिल्म हिट हो गई। उसकी फिल्म हिट होने से ये हुआ कि पब्लिक की डिमांड शुरू हो गई कि एक नेगेटिव टाइप के करैक्टर जो हैं उनके ऊपर फिल्में लिखे जाने लगी। अब सुल्तान राय ऐसे फेस का आदमी था कि वो कोई हीरो तो आ नहीं सकता था, और थ्रू आउट दी अब उसकी यंग एज में किसी प्रोड्यूसर ने या डायरेक्टर ने उसको लिया ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि उसका फेस ही कुछ नहीं था। लेकिन उसकी एक आध फिल्म हिट होने से ये हुआ कि उसके ऊपर करैक्टर लिखे जाने लगे, और उसने क्या किया कि जो चपरासी टाइप के लोग थे ना, उनको डायरेक्टर बना दिया और कहा कि मैं सपोर्ट करता हूँ, चलो तुम डायरेक्ट करो पिक्चर। तो मौजू जो था, सब्जेक्ट जो था, वो इस्लाह जो थी वो ख़त्म हो गई। अब वो इंडस्ट्री के जो बदमाश हैं, जो बुरे लोग हैं, उनको हीरो बना के वो हीरो बनना शुरू हो गया। और आप हमारी पब्लिक का अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि फैमिली ने तो आना बंद कर दिया। तो जिसने 20 साल पब्लिक ने बर्दाश्त किया उस शख्स को, तो हमारी पब्लिक के जहन का भी अंदाज़ा लगा लें। तो अब कुछ ख्याल था उनकी डेथ के बाद कि चेंज आया थोड़ा सा, लेकिन अब शान को उन्होंने उस तरफ लगा दिया, जिसका नतीजा ये है कि अभी आप देख लें कि जो गुजर और जो बदमाश और जो सब हैं उनको हीरो बनाया जा रहा है। इसके नतीजे में ये है कि हमारी पिक्चर बाहर जाना बंद हो गई है, फैमिलीज ने आना बंद कर दिया है। तो वल्लाही हाफिज़। देखिए जी, ये एक फिल्म देखने वालों का जो तबका है ये बिल्कुल सेपरेट है। ये ठीक है कि हमारी हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई इसकी VCR के बारे में, वीडियो के बारे में, वो किसी हद तक गलत थी कि वो आम लाइसेंस नहीं इशू करने चाहिए थे, कमर्शियल लाइसेंस, कि जो मर्ज़ी देखिए। घर में बैठ के पहले ये था कि जब शुरू हुआ है तो बाहर ताला लगा के तो देखी जाती थी पिक्चर, लेकिन जब लाइसेंस आम हो गया कमर्शियल, तो फिर ये है कि जो चाय खाने थे उन्होंने भी चलाना शुरू कर दी। उसका असर मैं समझता हूँ को 40% के करीब हुआ कि फैमिली जो थी, लेकिन फैमिली जो है, इंडियन पिक्चरें अब तो खैर आम हो गई हैं, हर चैनल पे चलती हैं, लेकिन फिर भी एक क्रेज़ जो है सिनेमा का वो मुख्तलिफ है। पब्लिक आना चाहती है, फैमिलीज आना चाहती हैं, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ फिल्म अच्छी नहीं बन रही है। अब जैसे कहते हैं तेरे प्यार में बनी थी, तो जो अच्छी बनती है वो चलती भी है। आप देख लें, तेरे प्यार में देख लें, दीवाने तेरे प्यार के में देख लें, जीवा देख लें, और अच्छी फिल्में बनी हैं इस दौर में। आप पंजाबी की पिक्चर चूड़ियाँ को देख लें कि उसमें माहौल की अक्कासी जिस हिसाब से की गई उसको थ्रू आउट दी वर्ल्ड पसंद किया गया।
तो पिक्चर अच्छी हो तो चलती है, उस पर VCR का या किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा कमर्शियलिज्म शुरू से रहा। जब तक ईस्ट पाकिस्तान हमारे साथ था, वहाँ कुछ लोग ऐसे पैदा हुए जिन्होंने कोशिश की आर्ट फिल्म बनाने की, क्योंकि उनका मिजाज वो था, बंगाली जहन थे। हमारे यहाँ जितने भी थे जो इंडिया से माइग्रेट होके आए या यहाँ से पैदा हुए, उनमें कमर्शियलिज्म ज़्यादा था। तो सिर्फ मेरा ख्याल है एक आध पिक्चर शुरू में, एक पिक्चर थी शहर और साए, मेरा ख्याल या धूप और साए के नाम से प्रोफेसर अशफाक अहमद साहब ने बनाई एक पिक्चर, तो वो बुरी तरह फ्लॉप हुई। फिर इंडिया से जो इम्पोर्ट हुई पिक्चरें, नीचा नगर थी, एक पिक्चर सराय के बाहर थी कृष्ण चंद्र की, या नेकी बदी थी केदार शर्मा की, इस टाइप की फिल्में आई, शोखियाँ आई थी और सुहागरात थी। मतलब आर्ट फिल्मों की यहाँ गुंजाइश शुरू से नहीं रही। अब देखे ना, जागा हुआ सवेरा, उसने बाहर जाके अवार्ड भी लिए, लेकिन हमारे यहाँ मिजरेबल फ्लॉप हुई। तो ये है कि इसीलिए फिर इस पे कोई कोशिश नहीं की गई। तो अलबत्ता कमर्शियल फिल्में जो है, जब तक साथ साथ उसके आर्ट की फिल्म बने, अब जैसे किनारा एक फिल्म बनी थी हसन अस्करी की, या आहट थी इसकी जावेद फाजिल की, नाराज़ थी, अच्छी फिल्में बनी हैं, सेमी आर्ट कह लें आप उनको। तो ये है कि गुंजाइश नहीं है हमारे यहाँ, कोई रिस्क नहीं लेने को तैयार इस बात का, और ना ही बाहर डिमांड है इस टाइप की पिक्चरों की। देख लीजिए, जब तक सबसे पहली बात हो जाए कि हुकूमत की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलनी चाहिए कि अच्छी फिल्म बनाने वाले को कुछ माली सपोर्ट मिले, और तालीम याफ्ता लोग जब तक नहीं आएंगे उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ उम्मीद है, इन्हीं से उम्मीद है सैयद नूर साहब से, कि वो एक नज़र आते हैं। जावेद फाजिल हैं, वो वैसे छोड़ के चले गए इंडस्ट्री को, हालात को देखते हुए। सुलेमान थे, वो छोड़ के चले गए। तो टेलीविज़न पे हमारे ऐसे हैं डायरेक्टर जो टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए फाइनेंस नहीं है। तो फाइनेंस में ये है कि हमारे यहाँ चूँकि सिर्फ कमर्शियल फिल्म के लिए ही फाइनेंस मिलता है, इसलिए फाइनेंसर उनको नहीं मिलते, और हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई इदारा नहीं है। नेपडेक एक इदारा बना भी था, तो वो भी आप देख लें कि उसको इस साल इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वो भी घाटे में जा रहा था। तो इसका कोई स्कोप नज़र नहीं आता, जो हालात सामने जो आज। हाँ, एक बात है कि सेंसर बोर्ड की अगर पॉलिसी चेंज हो जाती, ये जो बदमाश टाइप की फिल्में इनकी बन रही हैं, इन पे थोड़ी सख्ती हो, उरिया डांस जो इसमें आ रहे हैं फिल्मों में, उन पर सख्ती हो, तो पब्लिक को लाया जा सकता है, फैमिलीज को दोबारा अच्छी फिल्म बने, तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उसके लिए बात यही है कि ना, अब तेरे प्यार में थी या घर का पाओगे, 2 फिल्में थी, उसमें एक यूनिट ने उसको लिखा गया, यानी 2-3 आदमी थे जिन्होंने मिलकर कहानी सिलेक्ट की, फिर उस पर बड़ी बहस तमीज़ के बाद उनको बनाया गया। तो राजा रियाज थे उसमें, जिन्होंने दोनों फिल्मों में बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम किया। तो मतलब एक टैलेंटेड लोग हैं, तो आगे काम हौसला अफजाई ना हो तो क्या किएगा। तो जब तक हुकूमती सरपरस्ती नहीं होगी, हुकूमत को इस तरफ कोई दिलचस्पी नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ये बाहर की मार्केट कैप्चर नहीं करेंगे, उस हद तक मुमकिन नहीं है। जावेद शेख से उम्मीद है, अभी उन्होंने एक पिक्चर बनाई है, ये दिल आपका हुआ, स्पेन में जाके शूटिंग की है, तो वो है। और सबसे बड़ी बात एक और है कि जैसे इंग्लैंड, हमारे यहाँ ये शऊर नहीं है कि इंग्लैंड में आप एक पिक्चर रिलीज़ करते हैं तो यहाँ से कुछ आर्टिस्ट साथ ले जाएं। वहाँ का हमारा जो हाई कमिश्नर है वो कोऑपरेट करे, उनकी खातर खा पब्लिसिटी हो, तो पब्लिक पाकिस्तानी लोग देखने आए। तो जब पाकिस्तानी आएंगे तो इंडियन भी आएंगे, दूसरे भी आएंगे। तो जब तक ये कोशिशें नहीं होंगी हुकूमत की तरफ से
देखिए ना, मेरा नाम है मोहब्बत एक पिक्चर बनी थी, तो चाइना में जो हमारे एम्बेसडर थे, उन्होंने पर्सनल ट्राई किया और वो फिल्म वहाँ गई, वो चाइना ज़बान में डब होकर चली और वो सुपरहिट गई और अब तक लोग याद करते हैं। और उसके बाद जब तक वो वहाँ रहे एम्बेसडर, उन्होंने जनाब सुलेमान की पिक्चरें भी गई, नजरुल इस्लाम की पिक्चरें भी गई। और अब चूँकि गवर्नमेंट का अपना कोई दिलचस्पी नहीं है, तो गवर्नमेंट अगर अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, इंग्लैंड में, नॉर्वे, स्वीडन देख लें, कहाँ कहाँ पाकिस्तानी नहीं है, सब देखना चाहते हैं, लेकिन ये है कि कोई स्कोप नहीं है, क्या करे आदमी। अभी इसमें ये है कि अभी मैंने पिछले साल किताब लिखी थी हमारे पास, वो भी बेल्जियम से आए थे मिस्टर शफीक साहब, तो वो उन्होंने इस्लामाबाद में बड़ा अच्छा पब्लिशिंग का इदारा कायम किया अलहमरा के नाम से। तो उन्होंने कहा कि वो भी, उनके दिल में भी जज्बा था जैसे आप चाहते हैं कि, उन्होंने कहा मेरे पास किसी ने बताया उनको कि भाई आप वहाँ जाएं, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की सिलेक्टेड 100 फिल्मों के आप एक कहानी लिख के दें, आप कर दें इसको कंपोज। तो हमने बड़ी मेहनत की उस पर, 100 फिल्मों की कहानियाँ लिखना आपको पता कोई आसान काम नहीं था, उस पर मेरे 6 महीने खर्च हो गए। लेकिन अब आदमी ट्राई क्या करे, आगे उसका कोई रिस्पॉन्स इसलिए नहीं है कि हमें कुछ उसकी नाराज़गी इतनी अच्छी मिली, तो अगर हमारी इस मामले में थोड़ी सपोर्ट होती तो उस मामले हम कोशिश करते हैं। अभी नूरजहां की डेथ से पहले ख्याल आया कि जी ऐसी किताब होनी चाहिए जो नूरजहां के शायान शान हो, वर्ल्ड फेम की हमारी सिंगर है, और ऐसी सिंगर पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुई, इंडिया में भी नहीं पैदा हुई, तो उस पर एक लिखी चाहिए किताब। तो उनका जो था गाने वाने का सिलसिला वो बिखरा हुआ था सारा, तो इंडियन दौर के गानों को मैंने सारा कंपाइल किया और पाकिस्तान के जितने उर्दू गाने थे उनको इकट्ठा किया। तो 250 पंजाबी गाने, उनकी जो बुकलेट्स थी वो मैंने सारी इकट्ठी की, उसमें से निकाले सिलेक्टेड गाने जो हिट गाने थे। तो इसी तरीके से मैंने उनकी तस्वीर जो थी पुरानी वो इकट्ठी की। तो वो नूरजहां फ़न के आईने में वो मैंने निकाली। फिर लक्ष्मी चौक के नाम से मैंने किताब लिखी जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कायम होने का सिलसिला जो हमारे यहाँ हुआ उसकी डिटेल पूरी इसमें आ गई। तो इस तरीके से लगे हुए हैं। अभी मिलेनियम डायरेक्टरी में इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने 50 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो मैंने कौम को दे दिया है। देखिए उसकी सूरत ये है कि 1964 में गालबन दीवाना आई थी, ज़हूर राजा साहब जिन्होंने बनाई वो पिक्चर, मलिक मुबारक उसके प्रोड्यूसर थे। तो ज़हूर राजा बहुत टैलेंटेड आदमी था, वो माइग्रेट करके बॉम्बे से यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ 1-2 फिल्में बनाई तो फ्लॉप हो गई, तो वो लंदन चले गए, वहाँ BBC ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो वहाँ से वो कुछ अरसे के लिए वापस आए, तो अब एक टैलेंटेड आदमी के लिए बड़ी बात थी। तो लोगों को पता चला मुबारक साहब को, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी आप पिक्चर बनाएं। उन्होंने कहा यार यहाँ हॉरर पिक्चर नहीं बनती, आप बनाएं। तो एक तो यहाँ टेक्निकली कोई ऐसी सहूलत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जनाब दीवाना बनाई और बड़ी हिट फिल्म थी अपने ज़माने की, और उन्होंने टेक्निकली ऐसे तजर्बात किए कि लोग हैरान हुए कि करैक्टर जो है वो बैठा हुआ है, सिगरेट पी रहा है, करैक्टर नज़र ही नहीं आ रहा और वो सिगरेट नज़र आ रहा है या वो। तो उसके बाद ये जो जिंदा लाश थी, ये हमारे पढ़े लिखे डायरेक्टर हैं मिस्टर ख्वाजा सरफराज, तो हमारे हीरो हैं हबीब साहब, उनके बहनोई अब्दुल बाकी जो प्रोड्यूसर थे। तो हबीब के साथ ख्वाजा साहब के बड़े अच्छे मुरासम थे। तो उनकी पहली पिक्चर आई थी देवदास के नाम से, इसमें हबीब साहब ने बड़ा काम किया। उधर इंडिया में दिलीप कुमार की पिक्चर आई देवदास, इधर इन्होंने हबीब के साथ अच्छी पिक्चर बनाई थी। तो उसको देखते हुए तो उन्होंने मशवरा दिया बाकी साहब ने कि जी आप हबीब साहब को लें और जिंदा लाश हॉरर पिक्चर बनाएं ड्रैकुला के ऊपर। तो ड्रैकुला के ऊपर हमारे यहाँ इंग्लिश फिल्में आती थी। अब देखें ना कि इंग्लिश फिल्म आती जो थी वो तो चंद हज़ार रुपये में आ जाती थी,
और वो उसको हम उसके मुकाबले की पिक्चर हम यहाँ नहीं बना सकते थे, लेकिन इन्होंने उसको ड्रैकुला तो नहीं बनाया, लेकिन एक कहानी बाकायदा सेट करके साइंसदान के ऊपर, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पहली पिक्चर थी जो उस टाइप की थी। और जब वो रिलीज़ हुई है उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन उसके बाद मैं नहीं समझता कि एक तो ये भी हुआ कि इस पाकिस्तान जाने से वहाँ की मार्केट कम हुई, तो जिंदा लाश जो थी वो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर थी। उसके बाद ख्वाजा साहब ने ही बड़ी कोशिश की कि वो उस टाइप की पिक्चर फिर बनाएं कलर में, लेकिन बस बात आ जाती है वही फाइनेंस की, कि फाइनेंसर को तैयार ही नहीं हुआ। हाँ एक बात है उसमें बाद में ट्राई किया कि कंप्यूटर सिस्टम इन्होंने लाए, बारी स्टूडियो के जो मालकान थे ज़रक बारी वगैरह, इन्होंने पश्तो फिल्म साज हमारे हैं लाला सरदार खान, उनको कहा कि जी आप पश्तो फिल्म 12-14 लाख में बना लेते हैं, उर्दू पिक्चर तो बनती है 40-50 लाख में, तो जब आप इस तरफ ट्राई करें, आज तक किसी ने पश्तो में बनाई नहीं। तो उन्होंने आदम खोर के नाम से पिक्चर बनाई और वो अच्छी गई पिक्चर। उन्होंने फिर उसी टाइप की पिक्चर बनाई, लूड़ दा बुला के नाम से एक पिक्चर बनाई, वो भी अच्छी गई, लेकिन वो इसलिए भाग गए कि वो जो कंप्यूटर का सिस्टम है ना वो कमर्शियली उनको सूट नहीं करता, क्योंकि वो अपने मीटर में पिक्चर बनाना चाहते हैं, तो वो आउट ऑफ बजट उनके लिए हो जाती है। तो हमारे यहाँ अब ये सिस्टम मुश्किल ही है कि उस दौर में सेंसर बोर्ड जो था बड़ा जिम्मेदार था और वो हर चीज़ को देखते थे कि इस फिल्म का किसी सीन का कोई रिएक्शन क्या होगा। देखिए ना, अगर आप किसी उस दौर में तो ये था कि अगर आप थोड़ा बदतमीजी से बोलते हैं किसी पुलिस के सिपाही से, वो काट देते थे, इसलिए कोई एक रास्ता मिलता है पब्लिक के लिए कि वो सिपाही के साथ ऐसे बोल सकता है। तो उस दौर में ये बात थी कि उन्होंने ये देखा कि पिक्चर का रिएक्शन जो है आम पब्लिक के ऊपर क्या होगा, तो उन्होंने उसको पहले तो पाबंदी लगा दी, लेकिन अब उस दौर में ये भी था थोड़ा एहसास उनको कि यार ये इन्होंने इतना रुपया खर्च किया है, ये ज़ाया ना हो। तो मेरा ख्याल है वो पहली पिक्चर थी जो फॉर अडल्ट्स सेंसर की गई, वरना इससे पहले हमारे यहाँ वो अडल्ट्स का कोई तस्वर नहीं था। तो वो पहली पिक्चर थी, लेकिन उसको सबने देखा, क्योंकि वो बाद में कौन देखता पब्लिसिटी हो जाती है, अगर कौन देखने आता है। बिल्कुल। देखिए जी, बात यह है कि शुरू में जितनी फिल्में आती रही हैं, औरत का करैक्टर हमने अच्छा ही पेश किया है। आप एस.एम. यूसुफ साहब की फिल्में देख लें, सबसे पहले एक पिक्चर आई थी गालबन 54 में, डब्ल्यू अहमद साहब की एक पिक्चर आई थी रूही के नाम से। उसमें वो अंडर एज लड़की होती है जो हीरोइन है शमी, उसको वो रेप कर देता है विलन जो, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से उस करैक्टर को बनाया और हीरो ने उसको एक्सेप्ट किया, तो ये सिलसिला ऐसा है कि शुरू से ही औरत के मामले में हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो उसको अच्छा ही पेश करते रहे। और ये तो पंजाबी फिल्मों में आके कुछ काम गड़बड़ हुआ, वरना पहले ऐसा नहीं था। और मैं समझता हूँ कि जितना आप औरत को अच्छा दिखाएंगे उतना ही वो फिल्म कामयाब जाएगी। ये हमारे तजर्बे में बात है कि एस.एम. यूसुफ साहब ने पार्टीशन से पहले जो फिल्में बनाई, नेक परवीन से ले लें उनको आप 42 से, और एंड तक जितनी फिल्में बनाई उन्होंने सारी औरत का एक अच्छा मुकाम दिखाया, और उनकी कोई फिल्म भी नाकाम नहीं की, इसीलिए कि औरत तो एक इज्जत करने वाली शख्सियत है। उसको अगर आप बुरा दिखाएंगे तो जाहिर है ना उसको कोई बेटा पसंद करेगा ना उसको कोई औरत पसंद करेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये औरत को अगर पंजाबी फिल्मों में इस वक्त दिखाया जा रहा है बुरा या कुछ, अब वो तो दिखाते नहीं हैं, अच्छा ही दिखाते हैं, लेकिन
औरत के मामले में मैं समझता हूँ कि अगर अच्छे तरीके से उसको पेंट किया जाए तो वो फिल्म चलती है, कामयाब होती है। नहीं, उसमें यह है कि पश्तो फिल्मों के लिए सेंसरशिप जो है ना वो मुख्तलिफ है। अच्छा। एक तो ये है कि उसमें पश्तो स्पीकिंग 2-4 आदमी रखे जाते हैं। दूसरे ये है कि ये जो पश्तो प्रोड्यूसर्स जो है ना, सारे नहीं, दो उसमें अच्छे भी हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि 9-10 रील की एक पिक्चर बना लेते हैं और वो विदाउट कट पास करा लेते हैं, क्योंकि उसमें कटिंग वाली कोई बात ही नहीं होती। तो उसके बाद उसमें अनसेंसर्ड गाने शामिल कर देते हैं, अनसेंसर्ड सीन शामिल कर देते हैं। तो वो चूँकि एरिया उनका सरहद का है, सरहद में उनका अपना होल्ड होता है, इसलिए किसी सेंसर बोर्ड के इंस्पेक्टर की ये जरूरत नहीं होती कि वो वहाँ जाके वो उनको छापा मारे। तो वहाँ तो यानी इंस्पेक्टर तो छोड़े, कोई तफरीह टैक्स वाला जो एंटरटेनमेंट टैक्स वाले वो नहीं जा सकते, उतना इनका होल्ड है। तो लेकिन ये है कि अब सेल्फ सेंसरशिप का सिलसिला जो शुरू हुआ है, हमारी इंडस्ट्री ने शुरू किया है। पश्तो फिल्म साज़ों के जो चेयरमैन हैं मिस्टर गुल अकबर आफरीदी, वो ख़ुद ख़िलाफ़ हैं इस चीज़ के, उरियानियत के। तो ये 2-3 साल से वो चेंज आया है उसमें। उन्होंने कहानियाँ भी अच्छी लिखनी शुरू की है और उरियानवी जो है वो ख़त्म हो। अच्छा। देखिए जी, हमारे यहाँ इंडस्ट्री में जब पाकिस्तान बना है ना, तो बड़े ही नामवर लोग हमारे हिस्से में आए थे। माइग्रेट होके डबल जेड अहमद थे, वर्ल्ड फेम के आदमी थे, सफ्तान फजली थे, मसूद परवेज़ थे, राइटर्स में अहमद शुजा पाशा थे, बड़े बड़े मतलब है कि अच्छे लोग थे। तो उनका सेल्फ फाइनेंसरशिप उनमें नहीं थी, वो भी फाइनेंसर बाहर से लाते थे। तो जब आप एक फाइनेंसर के साथ सलूक अच्छा नहीं करेंगे, अब अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ 2 लाख रुपया और मुझे उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं मिलता, 2 लाख भी गया, तो जाहिर है मैं फिर दोबारा तो नहीं आऊँगा। अब जैसे आप स्टार्ट की फिल्में देख लें कि जिन लोगों ने फाइनेंस को सही इस्तेमाल किया, जैसे अनवर कमाल पाशा थे, उनकी पिक्चर थी 2 आंसू, वो पाकिस्तान की पहली सिल्वर जुबली उर्दू फिल्म थी। वो फाइनेंसर्स को पैसे वापस मिले तो उन्होंने परमानेंटली उसको फाइनेंस करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने इंतकाम बनाई, गुमनाम बनाई, सरफरोश बनाई, अच्छी फिल्में, अनारकली बनाई, अच्छी फिल्में बनाई। तो आप उसके मुकाबले में अगर आप देखें शरीफ नैयर साहब को या मसूद परवेज़ साहब को, मसूद परवेज़ तो खैर फिर कुछ अर्सा चलते रहे, लेकिन बाकी फजली साहब थे या अहमद साहब थे, इनसे तवक्को थी कि ये बहुत बड़े नाम। तो उनको चूँकि यहाँ आके सिनेमा अलाट हो गए तो उनका वो मसला जो था वो फाइनेंस का ख़त्म हो गया। खुद उन्होंने कोशिश ही नहीं की, तो आराम से घर बैठ गए, तो उन्होंने ज़रूरत महसूस ही नहीं की। हाँ, उनके बड़े भाई थे फजल अहमद करीम फजली, वो सेक्रेटरी थे महकमा तालीम में। जब वो वहाँ से फारिग हुए, उनके दिल में एक जज्बा था, तो उन्होंने चिराग जलता रहा वगैरह 5-6 फिल्में बनाई, लेकिन ऊपर तले फिल्में फ्लॉप होने से वो भी ख़त्म हो गए। देखिए, राही के बारे में ये है कि बेचारा वो साइकिल पे किसी के साइकिल पे डंडे पे बैठ के जाता था, और कहीं किसी ने डंडा पकड़ के खड़ा कर दिया, कहीं फाइटरों में ले गए, कुछ कर दिया। उसमें मूवमेंट और एक्शन एक्सप्रेशन थे, वो थिएटर का आदमी था। तो उसकी जब टैक्सी ड्राइवर और बाबल वगैरह 2-3 फिल्में उसको चांस मिला, चली जा हिट हुई, तो लोगों ने सोचा कि यार ये तो बदशक्ल आदमी है, लेकिन ठीक है, इसके ऊपर कर। तो उसने खुद कोशिश की कि मेरे ऊपर कैरेक्टर आप लिखें, मुझसे जो कॉपरेशन, क्योंकि सेल वैल्यू तो उसकी हो गई थी। तो जब सुल्तान राय का नाम आता था तो गुजरांवाला और सियालकोट और ये वो सब तरफ से लोग आते थे बुकिंग के लिए। तो ये एक सपोर्ट जो थी ना आवाम की, ये उसके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हुई। फिर ये हुआ कि जो उसकी टांगें दबाया करते थे वो उन्होंने डायरेक्टर बना दिए।
तो उन्होंने यानी ज़हूर हुसैन गिलानी था, अकरम खान वगैरह, जो 4-5 आदमी ऐसे हैं मार्केट में जो उसके पैदा करता है। तो एक अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ एक रिवेंजफुल एक था उसके अंदर जज्बा कि जो उसको उकसाता था कि भी तुम ये करो। तो ये एक वजह हुई। और फिर मार्केट में देखिए ना, पब्लिक जो है ख़ास तौर पे जो इंटीरियर की पब्लिक है, जो छोटे लोगों का सिलसिला होता है, वो जब ये देखते हैं कि हमारी नुमाइंदगी ये आदमी कर रहा है तो वो खुश होते थे और उनकी फिल्में हिट हो जाती थी। तो ये एक चीज़ थी जिससे सिलसिला चलता रहा।